कलम गवाह है कि आज के अंक में मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सईद नकवी के साथ। सईद नकवी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के मुस्तफाबाद में 15 जुलाई 1940 को हुआ। पिता गुलाम हुसनैन नकवी लखनऊ में वकालत करते थे। उनकी मां आतिया नकवी आधुनिक विचारों वाली महिला थीं, जिन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था। सईद नकवी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के लामाटीनिया कॉलेज से हुई और ब्रिटेन में कार्डिफ के थॉम्पसन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता का कोर्स किया। पत्रकारिता की शुरुआत 1964 में द स्टेट्समैन में स्टाफ रिपोर्टर से हुई और जल्द ही उन्हें संडे मैगजीन का एडिटर बना दिया गया। आज की तारीख में सईद नकवी की गिनती उच्च कोटि के जो 10 हमारे यहाँ संपादक हैं या जर्नलिस्ट हैं उनमें उनकी होती है। बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है उनका। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के लिए वो लंदन गए, जहां उन्हें द संडे टाइम्स के लिए ऑफर मिला। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन ग्लोब जैसे पेपर में भी नौकरी की। 1977 में वो भारत आए और द इंडियन एक्सप्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंट बन गए। जल्द ही उन्हें पेपर का एडिटर बना दिया गया और बाद में वो पेपर के फॉरेन एडिटर बने। सईद नकवी पत्रकारों की पहली खेप में से हैं जिन्होंने प्रिंट से टेलीविजन का रुख किया। उनका दूरदर्शन पर पहला प्रोग्राम द वर्ल्ड रिपोर्ट काफी मशहूर रहा। करीब 9 सालों तक चले इस साप्ताहिक प्रोग्राम में उन्होंने दुनिया की करीब 125 जानी मानी हस्तियों का इंटरव्यू किया। इसके बाद सईद नकवी ने स्टार टीवी पर इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड नाम की सीरीज शुरू की। कुछ सालों पहले तक एक प्राइवेट चैनल पर इन कॉन्वर्सेशन विद सईद नकवी में वो नेताओं के साथ अभिनेताओं तक के इंटरव्यू करते नजर आए। लेकिन आज कुर्सियां बदल गई हैं। मेहमान की कुर्सी पर हैं सईद नकवी साहब और उन्हें इंटरव्यू कर रहे हैं वरिष्ठ संपादक आलोक मेहता। नकवी साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी यात्रा जो कि मैं खुद आपको देखता रहा हूँ स्टेट्समैन से 72 लगभग की बात है, और क्योंकि आपने प्रिंट से शुरू किया इसलिए हम प्रिंट की पहले बात करें, क्योंकि असली में वो भी एक अपने आप में एक इतिहास रहा है। आप रिपोर्टिंग भी की और मैगज़ीन जो निकाली, जो मैं ऐसा मानता हूँ और बहुत सारे लोग मानते थे कि अपने आप में एक बहुत अच्छी एक संडे मैगज़ीन आपने उस समय में निकाली। तो कैसे आप स्टेट्समैन में आए? अचानक लखनऊ का पढ़ा हुआ, हिंदी उर्दू अंग्रेजी सब कुछ होते हुए, लेकिन स्टेट्समैन जैसे अखबार जो बड़ा अंग्रेजीदा अखबार, अंग्रेज़ों का अखबार माना जाता था। आलोक, जब मैं दिल्ली आया तो मैंने 2 जगह एप्लीकेशन डाली। एक एयर इंडिया में, एयर इंडिया का दफ्तर जनपथ पे हुआ करता था और उसी से घूम के अगर आप जाइए तो स्टेट्समैन का रेड ब्रिक घर ऑफिस था। दोनों जगह मेरी एप्लीकेशंस थी। मेरे एक दोस्त थे यहाँ पे, उनके वालिद बड़े अच्छे इन्फ्लुएंशियल आदमी भी थे, हमें बहुत चाहते थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू तय कर दिया रिचर्ड क्रॉसलैंड, जो उस वक्त एक्टिंग रेजिडेंट एडिटर थे स्टेट्समैन के। गर्मियों का ज़माना, सूट पहनूं कि ना पहनूं। बाप ने एक काले रंग का सूट शाम को पहनने के लिए भेजा था मेरे साथ। तो मेरे एक और दोस्त थे, उनका मैं लाइट कलर का सूट मैंने बोरो किया और वो पहन के जनाब मैं एडिटर के कमरे में गया। बैठा सामने, कहने लगे कि कुछ लिखा है? मैंने कहा हाँ। ये क्या? मैंने कहा कविता। तो वो मेरा मुंह तकने लगा। इंग्लिश पोएट्री थी? इंग्लिश और उर्दू दोनों पोएट्री। उन दिनों में एडिटर, यहाँ का रेजिडेंट एडिटर, एक कॉलम निकालता था, वो न्यू दिल्ली नोटबुक, बड़ा प्रेस्टीजियस कॉलम था वो मुझे जाके उसने दिखाया। मैंने कहा इस कॉलम के लिए तुम यहाँ बैठ के उस कोने में 500 वर्ड्स लिखो। अब मैं घबराया, किस सब्जेक्ट पे? मैंने कहा ये आ जाएगा विदेश नीति पे। मैंने कहा देखो क्या सब्जेक्ट? कहने लगा कैन यू राइट 500 वर्ड्स ऑन मैंगोज? आम। गर्मी का ज़माना था, आम का सीज़न था, मैं उस जगह से आया था, मेरे घर में खुद
आम की बात थी, साहब मुझे मौका मिल गया। मैंने आम की किस्में, उनके बारे में, और अंग्रेज़ों को एनेक्डोट्स बहुत पसंद थे, गालिब के किस्से कि आम ऐसे होना चाहिए और वैसे होना चाहिए, तो वो सब मैंने 500 वर्ड्स लिख के इनको दे दिए। और अब मैं समझा कि नौकरी अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनका नोट आया, और वो नोट अगर आप इजाज़त दें वो सुनने के काबिल है। Even though we cannot offer you employment at the moment, we are willing to take you on as an apprentice trainee for 6 months. ओके, At the end of the training period, we do not guarantee you any employment. But the training you will have received here will stand you in good stead in finding work elsewhere. During this period, we shall pay you a pocket money. सोचिए क्या रहा होगा, 300 रुपए महीने। जी, मैंने सर पीट लिया। मैंने कहा भैया ये 300 रुपए महीने में कैसे चलेगा दिल्ली में? वहाँ 700 रुपए मुझे दे रहे हैं एयर इंडिया वाले। मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब ये एयर इंडिया में मैनेजमेंट, मैंने कहा बल्कि अगर परसर वाला मिल जाए तो और अच्छा है, उसमें तो हवाई जहाज में मुस्तकिल घूमते रहेगी। उन्होंने कही और आपको एप्लीकेशन दी, मैंने कहा स्टेट्समैन। वो मुंह तकने लगे कि ये मूर्ख आदमी, यू आर ऑन टू द बेस्ट न्यूज़पेपर जॉब इन द कंट्री। मैंने कहा जाइए पहले सोचिए फिर यहाँ आइएगा। एयर इंडिया वालों ने मुझसे ये भागा। चलिए साहब गए, ज्वाइन कर लिया। इस तरह से मेरा कैरियर शुरू हुआ। और मुझे उन्होंने, मेरे कॉलीग थे एमएल कोथरू जी, ब्यूरो चीफ थे वो तो, वो उन दिनों में चीफ रिपोर्टर थे। उन्होंने मुझे अपने छत्र छाया में ले लिया और बहुत अच्छी ट्रेनिंग की। तो आपने उस समय रिपोर्टिंग भी की और रिपोर्टिंग ही, मैगजीन भी, मुझे मैगजीन भी तो निकाली आपने। रिपोर्टिंग, पहले रिपोर्टिंग, जी, हाँ, पहले रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग के बाद इन्होंने मुझे संडे मैगजीन का एडिटर बनाया। उसमें भी आपने बीटल्स वाला जो एक महेश योगी वाली जो स्टोरीज बीटल्स की, वाली कहानी वो मुख्तलिफ थी। मेरा ख्याल है वो भी एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बीटल्स का किस्सा ये था, उन दिनों में ये था महेश कि योगी का उस समय दुनिया में पहला, हर एक को बीट करना, स्कूप मुझे चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था, स्कूप एक एक शौक था। तो मेरे दोस्त थे, वो गुरु भाई उसके थे, वो जाता था हिमाचल, यहाँ हिमालय वगैरह में, ऋषिकेश जाता था। उसने आके मुझे बताया कि बीटल्स आने वाले हैं और महर्षि के साथ रहेंगे। तो मैंने कहा लेकिन महर्षि से कैसे मिलूं? कह गए कि परसों से उनका यहाँ पे कैंप है मॉडर्न स्कूल में, तो स्टेट्समैन के बिल्कुल सामने। तो मैंने कहा यार ये तुमने बड़ी अच्छी बताई। मैं साहब सवेरे दूसरे दिन महर्षि के कैंप में दाखिल। मैंने कहा नाम सईद नकवी, बड़ा अजीब सा लगा, मुसलमान नाम, ये महर्षि के चरण छूने के लिए साहब क्यों आ रहा है? मैंने कहा साहब मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और ये कि मुझे भी क्यूरियोसिटी, अगर बीटल्स को क्यूरियोसिटी है तो मुझे भी है। तो उन्होंने मेरे कान में एक मंत्र पढ़ा और मैं उनका शिष्य हो गया। वो मंत्र कभी किसी को मैंने बताया नहीं। अब उसके जरिए क्या हुआ, चारों तरफ जो साधु थे, उन दिनों में महर्षि की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने जब ये देखा कि एक स्टेट्समैन का लड़का और जिसका कि मजहब भी दाएं बाएं है वो आ रहा है, तो वो बहुत ही, सब साधुओं ने मुझे पहचान लिया। कहानी यहाँ खत्म होती है। अब बीटल्स आए। दुनिया का जो एडिटर यहाँ था, अंग्रेज, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, स्पेशल प्लेन उड़ोला के लोग आए, वो सब दौड़े चले जा रहे हैं इन ऋषिकेश। 84 कुटिया महर्षि का जो आश्रम था, लक्ष्मण झूले के उस तरफ। हाँ, गया। मुझे मालूम था कि बीटल्स का तरीका यह है कि मीडिया को दूर रखो, उससे ज्यादा पब्लिसिटी मिलती, ये मुझे मालूम था। तो मैं जब पहुंचा, मैं अंदर गया, साधु ने मुझे पहचाना। मैंने कहा जय गुरुदेव। मैं अंदर, हक्का बक्का क्या हो गया? मैं साहब अंदर गया और वो कहानी थी कि जिसके लिए दुनिया बेचैन थी। बाहर मेरे कॉलीग रघु राय
अब उनको मैं कैसे लाऊं, क्योंकि उनके बगैर, फोटो के बगैर ये कहानी बनती नहीं। तो मैंने एक साधु से कहा कि देखो ये मैं पर्ची लिख रहा हूँ, यहाँ मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अब वो ये समझो मैनेज क्या कर पाऊंगा। मैंने कहा तुम मेरे एक कॉलीग बाहर हैं, उनका नाम है रघु राय, ये पर्ची तुम जाके उनको दो और उनको हाथ पकड़ के अंदर यहीं ले आओ। वो साधु बाहर चला गया और वहां सब लोग चिल्ला रहे हैं, रघु साहब घबराए हुए अंदर। मैंने कहा देख मूर्ख, तू यहाँ पे कैमरा अपना जूम लेंस रख, वो देखो वो महर्षि लेक्चर दे रहे हैं, वो है पॉल मैकार्टनी, वो है रिंगो स्टार, वो है तमाम लोग। ये तस्वीर दुनिया इंतजार कर रही है। रघु ने यहाँ पे शोल्डर पे कैमरा रखा, वो तस्वीर ली, लेके भागा और सीधा आया दिल्ली। दिल्ली में डेवलप की, वही तस्वीर उसने डेली मिरर को बेची। वो है दिन रघु राय के बनने का। पूरे दुनिया के जर्नलिस्टों को स्टार्व कर दिया मैंने, मैनेज करके कि इनको खबर ना मिले। वो साहब 10-15 दिन तक मेरे हाथ में दुनिया की स्कूप था, मोनोपोली थी, रघु की तस्वीरें थीं और डेजमंड डॉयग और संडे मैगजीन में जब मेरा जी चाहा मैं डाल दिया था। ये साहब कहानी उसकी। लेकिन महर्षि के पास मैं तारीफ तो कर नहीं सकता था हर बार, वहाँ जो उल्टी सीधी चीज़ें हो रही थी वो भी मैंने लिखी। वो जनाब अखबार आते आते महर्षि के पास पहुँचा। एक दिन सुरेश बाबू उनके मैनेजर थे, कहने लगे नकवी साहब आपका अंदर आना मना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि महर्षि ने कहा है कि बहुत गलत प्रचार हो रहा है, बहुत गलत पब्लिसिटी हो गई है। तो मैं महर्षि के पास गया। मैंने कहा महर्षि जी, क्या अंग्रेजी मेरे बाप की जुबान है? इतनी मैं पब्लिसिटी दे रहा हूँ आपको, अब जरा सा गलती हो गई कहीं? कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो फिर उसके बाद संभले, फिर मैं वहाँ रहा। मेरी बड़ी दोस्ती हो गई पॉल से, जॉर्ज हैरिसन से, रिंगो स्टार तो चले गए थे पहले ही। इन लोगों से मेरी अच्छी दोस्ताना हो गया था वहाँ, काफ़ी रोज़ाना आना जाना, मिलना बैठना। कुछ गाना बजाना भी साथ में गाना बजाना उसका वो जो एक मशहूर, ये जो जॉर्ज हैरिसन था, इसको रविशंकर ने अपने एक किसी डिसाइपल को भेज दिया था वहाँ। वो इसको सितार सिखाता था और वो साहब सितार बजाए। और वो एक इनका बड़ा मशहूर गाना है नॉर्वेजियन वुड, डा 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 डा। अब वो पूरे उसके नोट्स जो हैं वो बागेश्वरी के हैं। वो मेरे सामने उस लड़के ने उसको सिखाए, उसने उसको ग्राफ करके बागेश्वरी राग में नॉर्वेजियन वुड रिकॉर्ड बना दिया। अहमदाबाद में राइट्स हो गए। उन राइट्स का कोई तस्करा नहीं करता है, वो ऐसे ही भयानक राइट्स थे जो 2002 में हुए। इस लेवल पे स्टेट का इतना उसमें शायद हिस्सा न रहा हो, लेकिन बड़े गजब के राइट्स थे। ऑफिशियल कमिटी जो बनी थी, रेड्डी कमिटी, उसने 527 बादशाह खान ने वहां पड़ाव डाल दिया साहब, और उन्होंने कहा ये है पटेल और गांधी का मुल्क, ये कर रहा। आज जिस भी टेलीविजन पर देखो हर वक्त एक बैन नजर आता है, ब्रेकिंग न्यूज। इतना कि अब ये अपना मायने ही खो चुका है। लेकिन सईद नकवी पत्रकारों की उस पीढ़ी में से हैं जिसकी निगाहें हमेशा स्कूप या कहें एक्सक्लूसिव स्टोरीज की तरफ रहती थीं, और जब दूसरे दिन वो अखबार में छपती थीं तो सच में ब्रेकिंग न्यूज होती थीं। इस कड़ी में जहां उनकी बीटल्स की भारत यात्रा जैसी मसालेदार सीरीज हो, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान और जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में रहकर निकाली गई स्टोरीज हों, इन सब की अपनी ही बात थी। मैं समझता हूँ सईद नकवी ने जितना ट्रैवल किया है एज इंडियन जर्नलिस्ट, उनके मुकाबले में किसी सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट ने ऐसा ट्रैवल नहीं किया होगा। उन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा
हेड्स ऑफ स्टेट्स के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं 1-on-1। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि भाई उसके नकवी से सीखो कि कैसे आदमी ह्यूमिलिटी से काम करता है और इतनी नॉलेज रखता है और अच्छा लिखता है। सईद नकवी घुमक्कड़ इंसान हैं। उनकी इस खासियत के चलते उन्होंने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को देखा और वहां की स्थितियों को समझा। This is the time for us to take a look at Australia. इसलिए आज भी विदेशी पत्रकारिता में उनके जैसे इक्का दुक्का ही नाम है। ये सईद नकवी का विजन ही था कि उन्होंने टेलीविजन के महत्व को समझा और बड़ी शिद्दत के साथ अपनाया। States, British forces go home. 80 के दशक में जब दूरदर्शन पर उनका प्रोग्राम द वर्ल्ड रिपोर्ट आया तो पहली बार भारतीय दर्शकों ने विदेशी घटनाओं को भारतीय रिपोर्टरों की आंखों से देखा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के वक्त सईद नकवी और उनकी टीम की रिपोर्टिंग किसी भी बड़े विदेशी चैनल के कवरेज से कम नहीं थी। To fight the infidel. जब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए तो सईद नकवी उन्हें सबसे पहले इंटरव्यू करने वालों में से एक थे। इसके अलावा उन्होंने फिदेल कास्त्रो, हेनरी किसिंगर, यित्ज़ाक रॉबिन, हाशमी रफसंजानी और बेनजीर भुट्टो जैसी करीब 125 हस्तियों के इंटरव्यू किए। और जब कभी भी उन्होंने बतौर जानकार विदेशी चैनलों पर शिरकत की तो भारत की एक शानदार छवि पेश की। Had that not happened, you would have had this huge 500 million Muslim as an engine, as a big engine for modernity and moderation. Why would that be so? Because they would grow up in the crucible of a very tolerant crucible of Hinduism. चलिए अब सईद नकवी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे आलोक मेहता। जिस तरह के प्रेशर मैंने स्टेट्समैन, बाद में खैर हम लोग एक्सप्रेस भी बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप नायर रहते हुए, दूसरे अच्छे एडिटर्स होते हुए भी, लेकिन क्या सोसाइटी का आजकल हम जो बात करते हैं कि भाई वो शिवसेना हमला कर देगी, कोई फलाना फैनेटिक संस्था आ जाएगी, आज उस ज़माने में भी इस तरह के प्रेशर ऐसे जो प्रोफेशनल अखबार थे। बांग्लादेश का एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर बंगाली नेशनलिज्म कलकत्ता के बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही मॉडरेट एडिटर्स, वो सब उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। वरना इस तरह के प्रेशर्स स्टेट्समैन में नहीं थे। स्टेट्समैन में प्रेशर आए जबकि स्वतंत्र पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कलकत्ता यूनिट जनाब CR ईरानी को नानी पालकीवाला के रिश्तेदार थे। नानी पालकीवाला उसके चेयरमैन हो गए थे स्टेट्समैन के। उन्होंने इनको बना दिया स्टेट्समैन का जनरल मैनेजर। ये जब आए, इन्होंने ये उन दिनों में वहाँ पे वो थी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई थी, एडिटर प्राण चोपड़ा थे। प्राण चोपड़ा को क्या करते कि साहब वो आ गई तो उसके खिलाफ हो जाते। उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत है। ये साहब उनको पसंद नहीं थी। प्राण चोपड़ा became the first Indian editor of the Statesman. Yes. But Pran Chopra also became the first editor to be summarily sacked. Yeah. लेकिन उसके बाद तो फिर सियासत आ गई। फिर मैं आ गया रामनाथ जी के चक्कर में। उनकी सियासत अलग थी, लेकिन वो बड़े चमत्कार, वो बहुत बड़ा आदमी था। ये स्टेट्समैन से सीधे आप वहाँ जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखो आलोक, ऊपर वाले में मुझ में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं बहुत कम यकीन करता हूँ, मैं बड़ा एग्नोस्टिक हूँ, और वो मुस्तकिल ये प्रूफ करने पे तुला हुआ है कि नहीं मैं हूँ। अब उसकी मेहरबानियाँ मेरे ऊपर इसी जिद की वजह से। स्टेट्समैन से मैं गया, स्टेट्समैन वालों ही ने मुझे भेजा। एक ट्रेनिंग, मामूली सा ट्रेनिंग कोर्स था कार्डिफ में ऑन टॉमसन फाउंडेशन का, उसमें मैं चला गया। वहाँ से जनाब आली मुझे मौका मिला, अब उसकी मर्जी, मैं मिला रॉय टॉमसन जो कि एडिटर थे, जो कि प्रोपराइटर थे। उन्होंने कहा कि भाई हैरी एवंस बहुत बड़े एडिटर थे। उन्होंने, मैं साहब वहाँ काम करने लगा। अब यहाँ ये तो कूद गया, जहाज से कूद कर वहाँ काम कर रहा। तो कुलदीप यहाँ पे रेजिडेंट एडिटर थे। मैंने वहाँ कोई 1.5-2 साल
तो काम किया। गोया मैंने दो, एक हिंदुस्तान, फिर विलायत, फिर अमेरिका में एडिटर थे इसके विंसलिप, टॉम विंसलिप, और इसके बॉस्टन ग्लोब के, अच्छा, वहाँ पे रहा, निकाला गया। उसके बाद फिर एक था सेलम इवनिंग न्यूज़, जिम शे मेरा बड़ा दोस्त हो गया, उसका एडिटर, वहाँ मैंने काम किया। तो मैंने घाट घाट का पानी पिया। मैंने स्टेट्समैन छोड़ दिया उस समय। स्टेट्समैन से हाँ छोड़ छोड़ दिया, करके आप जब बेवफाई उसका की, बेवफाई की। स्टेट्समैन को मैंने छोड़ा। कुलदीप नायर मुस्तकिल कहते रहे कि अब कर चुके हो, आ जाओ। मैंने कहा ना बार बार कि उनकी मुझ पर बड़ी मेहरबानियाँ हैं। एक और तमाशा हो गया, यहाँ सरकारें जब बदली तो अरुण पुरी ने नया नया इंडिया टुडे निकाला। इंडिया टुडे मैगजीन का मैं अंदर से जानता हूँ। मोहम्मद यूनुस मेरे बहुत दोस्त थे। इमरजेंसी मिसेस गांधी की जब आई तो वो उनके करता धरता हो गए, उनके मीडिया मैनेजमेंट में। उन्होंने प्रेशर डाला अरुण पुरी के बाप पे कि एक कॉफ़ी टेबल मैगजीन होना चाहिए जो कि इमरजेंसी, क्योंकि ये झूठ प्रेस जो है ये वेस्ट से मिला हुआ है और इंदिरा गांधी के खिलाफ है। तो इंडिया टुडे मैगजीन जो निकली थी, इब्तिदा जो उसकी थी, वो उसका मंशा ये थी कि वो इमरजेंसी रिजीम को सपोर्ट करने के लिए ये मैगजीन निकली थी। लेकिन मैं जहाँ तक याद है कि वो आपको ध्यान हो, इमरजेंसी से थोड़ा पहले शुरू हो गई से, मतलब आइडिया वही होगा हाँ, कि आइडिया हमारा यही था। प्रोजेक्ट किया जाए, आइडिया यही और था। इमरजेंसी में उस समय उसको वो मिला बना, और उसको भी टाइम और न्यूज़ वीक की तरह से मतलब जैसे बना दो, लेकिन उसको रहे थोड़ा एक कॉफी टेबल इमरजेंसी मैगजीन की, रहे, लेकिन वो जूट इंदिरा प्रेस गांधी के, हाँ जीट हाँ, प्रेस को काउंटर करने के लिए उसको सपोर्ट किया गया क्या और गया। थॉमसन प्रेस बनाया गया। और उसके बाद मेरे ख्याल में उमा वासुदेव उसकी एडिटर बनी। मुझको रघु राय ने अरुण पुरी से मिलाया गेलॉर्ड रेस्टोरेंट में। अरुण पुरी ने कहा कि भाई तुम इसके एडिटर बन जाओ। मैंने कहा मैं बन जाऊंगा, मैं अभी अमेरिका में हूँ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें वहाँ की वाइंड अप कर लूँ, मैं आ जाऊँगा। मैं जब अमेरिका में थे, यहाँ सरकार बदल गई। अब अरुण पुरी ने मुझे इसलिए लिया था क्योंकि मैं कांग्रेस के यूनुस close को और दोस्त संजय थे। गांधी को जानता था। उसी जमाने में मैं यहाँ से फूट लिया था, लिहाजा मेरी इमेज छवि ये थी कि इन लोगों को जानता है, लिहाजा काम आएगा। मैंने कहा मैं वहाँ रहूँगा, जब वो काम मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। आप समझे कि नहीं? बिल्कुल। ये भी ऊपर, वरना मैं फंस जाता। मेरी आइडेंटिटी इनके साथ मर्ज हो जाती। संजय मैं गांधी फंस- और जी, मैं साहब उससे बचा। 1960 फिर वहाँ मैंने काम किया। जब वापस आए तो इन लोगों ने मुझे खत दे के खारिज कर दिया, मुझे कुछ रुपये दिए और मैं इससे बरी कर दिया गया, मुझे निकाल दिया इन्होंने कि नहीं अब तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स बदल गई है, अब तो दूसरी सरकार आ गई। तो साहेब जयप्रकाश नारायण, ऐसा था कि 1969 में यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान आए। एक ज़रूरत पड़ी कि इनके साथ एक प्रेस ऑफिसर होना चाहिए। 69 या उसके बाद का? 69 में, अच्छा 69 में। तो जेपी, मैं 69 में स्टेट्समैन में था। अच्छा। तो जेपी ने स्टेट्समैन से पूछा, कुलदीप नैयर ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया। मैं उनका जनाब प्रेस सेक्रेटरी बन गया और मैं हिंदुस्तान में चारों तरफ घूमा। अजीब और गरीब एक्सपीरियंस था वो भी। इधर स्प्लिट हो रही थी कांग्रेस। इंदिरा गांधी को चाहिए था कि ज़रूरत ये थी कि बादशाह खान उनके हक में बातें करें। जेपी और कांग्रेस ओ की ज़रूरत ये थी कि ये क्योंकि गांधीयन हैं, फ्रंटियर गांधी, उनके हक में बातें करें। बीच में नकवी साहब, अनट्रेंड, बिल्कुल बहुत ही नौसिखिया था उन दिनों में। अब ये पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद में राइट्स हो गए। उन राइट्स का कोई तस्करा नहीं करता है, वो ऐसे ही भयानक राइट्स थे जो 2002 में हुए। इस लेवल पे स्टेट का इतना उसमें शायद हिस्सा न रहा हो, लेकिन बड़े गजब के राइट्स थे। ऑफिशियल कमिटी जो बनी थी, रेड्डी कमेटी, उसने 527 डेट, उसमें रसूलत बाई जो गाने वाली थी उसका घर जल गया था। बादशाह खान ने वहाँ पड़ाव डाल दिया साहब, और उन्होंने कहा ये है पटेल और गांधी का मुल्क, ये कर रहा।
तो वो पूरा खेल जो है वो खिलाफ हो गया। तो जयप्रकाश नारायण को मैं उस ज़माने से जानने लगा। कंपोजिट कल्चर पे जो मेरे मजमून थे, जो कि किसी ने कभी लिखे नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान जो था वो डरता था ये कहते हुए कि मेरे कल्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने हिंदू से ली हैं, क्योंकि वो ये समझता था अगर वो ये एडमिट करेगा तो मुल्ला उससे नाराज़ हो जाएगा। मुझे कभी इस बात का भय, मैं उस घर से आया था, मुझे इस बात का कभी भय नहीं लगा। मेरा ये यकीन था कि हिंदुस्तान को 3 चीज़ें जोड़ती हैं: साड़ी, संस्कृत और संगीत।